स्टार्ट कर रहे हैं। उपग्रहों की गति के अंतर्गत आज के हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु है उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति क्यों महसूस होती है और केपलर ने ग्रह की गति के संबंधी क्या नियम निकाला और इस नियम का जो तीसरा नियम था उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो इस बिंदुओं के अंतर्गत हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम बिंदु ले लेते हैं उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति। उपग्रहों में भारहीनता। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि जैसा कि हमको पता होता है कि यदि हम किसी तल पर खड़े हैं तो तल पर हम क्या लगाएंगे, एक क्रियाबल लगाएंगे। मतलब हमारी जितनी वजन रहेगी, जितनी हमारी भार रहेगी, उतनी ही भार हम पृथ्वी ऊपर जैसे खड़े या किसी तल पर खड़े हैं तो उस तल को उतनी ही भार से क्या करेंगे, नीचे की उस पर बल लगाएंगे। तो स्वाभाविक है तल भी उतनी ही मात्रा में एक प्रतिक्रिया बल व्यक्ति के पैरों के ऊपर लगाती है। ठीक है। यदि किसी कारणवश क्या होती है कि प्रतिक्रिया बल को हम समाप्त कर दें, तो प्रतिक्रिया बल को समाप्त करते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति जो नीचे तल को दबा रही है वह क्या करेगी, भारहीनता की स्थिति महसूस करेगी। एक उदाहरण लेके चलते हैं कि जैसे लिफ्ट नीचे की ओर उतर रही है या लिफ्ट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ नीचे की ओर उतर रही है, अचानक लिफ्ट की रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूट गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिक्रिया बल जो लग रही है ना, वह प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, समाप्त हो गया। और प्रतिक्रिया बल समाप्त होते ही वह जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह उसको क्या होगी, भारहीनता की स्थिति महसूस होगी। ठीक है। तो विशेष परिस्थिति में क्या होती है कि यदि हम प्रतिक्रिया बल को हटा देते हैं तो व्यक्ति को अपना भार जो है वह कैसे महसूस होगी, भारहीन महसूस होगी। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, भारहीनता की स्थिति कहते हैं। ठीक है। तो उपग्रह में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को क्या करता है, भारहीन अनुभव करती है। ठीक है। तो इसको एक हम गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से हम देख लेते हैं कि मान के चलते हैं कि किसी कृत्रिम उपग्रह पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को अपना जो वजन है या अपना वो भार है क्या लगेगी, भारहीन महसूस होगी। क्यों और कैसे, तो इस पर हम लेके चलते हैं कि एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या मान के चलते हैं, स्मॉल m मान के चलते हैं। उपग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है और यह जो उपग्रह है पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो कक्षीय वेग को हम क्या कहते हैं, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। इसको हम v0 से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जो परिक्रमा करने वाली जो कक्ष है उसकी हम त्रिज्या को क्या मानते हैं, r मानते हैं। परिक्रमा करने वाली कक्ष की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल r मान करके चलते हैं। ठीक है। तो यदि उपग्रह का द्रव्यमान हमने क्या माना, m माना। ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं, कैपिटल M मानते हैं। तो सूर्य के द्रव्यमान कैपिटल M है, तो यह स्मॉल द्रव्यमान के जो M है, जो उपग्रह का जो द्रव्यमान है वह r त्रिज्या के कक्षीय जो पथ है उस पर क्या करेगी, v0 चाल से क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। ठीक है। तो उसको परिक्रमा करने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्री बल है वो कहाँ से प्राप्त होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे यदि हम चित्र के माध्यम से समझें कि मान लीजिए हमारे पास, इसको हम सूर्य मानते हैं जिसका द्रव्यमान कितना मार रहे हैं, कैपिटल M मार रहे हैं। इसकी त्रिज्या कितना मार रहे हैं, R मार रहे हैं। ये कक्ष है, इस कक्ष पर क्या कर रही है, स्मॉल m द्रव्यमान का एक जो उपग्रह है वह क्या कर रही है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। इसका वेग कितना है, कक्ष का वेग कितना है, कक्षीय चाल जिसको हम कह रहे हैं v0 कह रहे हैं। ठीक। तो इस उपग्रह को इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या चाहिए, एक अभिकेंद्री बल चाहिए। और वह अभिकेंद्री बल कहां से मिलेगा, सूर्य के केंद्र से। क्लियर हो गया। तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि हम देखें कि जब दो पिंडों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहती है, जैसे यहाँ पर कितना दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। कक्ष की त्रिज्या कितना है, स्मॉल r। तो r दूरी पर स्थित है तो यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल लागू होती है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी
जहां पर जिसका द्रव्यमान स्मॉल m और इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इसको, इस उपग्रह को इस कक्ष पर परिक्रमा करने के लिए एक अभिकेंद्री बल चाहिए, और अभिकेंद्री बल के सूत्र हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का एक वस्तु है, v वेग से क्या करती है, परिक्रमा करती है, और उस परिक्रमा करने वाली कक्ष की त्रिज्या क्या होती है, r होती है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्री बल का जो सूत्र निकलेगा वो हो जाएगा mv²/r होती है। समझ में आ गया? तो इस तरीका से हम दोनों बल आपस में बराबर होगा, एक गुरुत्वाकर्षण का बल और दूसरा क्या है, अभिकेंद्री बल। जब दोनों बल आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तब यह पिंड जो है या उपग्रह जो है इस कक्ष पर क्या करेगी, परिक्रमा करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल की दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। केंद्र की ओर होती है। अतः हम यहां पर कह सकते हैं कि Gm/r का स्क्वायर बराबर होगा किसके, mv²r। यहाँ पर v²r लिखें, वो क्या चीज है, कक्षीय वेग है। क्लियर हो गया? यदि हम स्मॉल m से स्मॉल m को हटा देते हैं, ठीक है ना, स्मॉल m से स्मॉल m को यहाँ पर हटा देते हैं, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, Gm/r² बराबर v0²/r। ये क्या निकल गया कि जब ये दोनों बल आपस में बराबर है तभी यह पिंड क्या करेगी, परिक्रमा करेगी। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को आपस में यहाँ पर बराबर करके एक सूत्र निकाल दिया जो निकल रहा है यहाँ पर Gm/r का स्क्वायर बराबर v0²/r। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि उपग्रह के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति पर कितने बल काम करेगी, 2 बल लगेगी। आगे यहाँ पे देखें, इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं। माना कि, या यदि लेके चल सकते हैं, यदि उपग्रह पर बैठे व्यक्ति का द्रव्यमान m' हो। ठीक है, यहां पर उपग्रह का द्रव्यमान कितना माना गया है, स्मॉल m, इसलिए यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं, m' मान के चल रहे हैं। समझ में आ रही है? तो यदि उपग्रह पर बैठे हुए व्यक्ति का द्रव्यमान m' हो, तो इस व्यक्ति पर 2 बल क्या होती है, क्रियाशील होता है। अतः व्यक्ति पर 2 बल क्रियाशील होंगे। कौन कौन सा 2 बल? पहला बल कौन सा, गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल क्या होगा, Gm/r का स्क्वायर। ठीक है, और क्या लगेगी, प्रतिक्रिया बल। दूसरा कौन सा बल लगेगा यहां पर, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या होगा, -r होगा। ठीक है, प्रतिक्रिया बल का मतलब समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए एक तल है, इस तल पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, तो ये क्रिया बल लगा रहा है। क्रिया बल को हम r से प्रदर्शित करेंगे। तो न्यूटन के 3rd लॉ के अनुसार या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होती है, क्रिया के प्रति विपरीत क्या लगता है,
प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूटन की तीसरा नियम लागू होता है। तो जितनी बल के द्वारा ये व्यक्ति इस तल को दबाएगा उतनी ही प्रतिक्रिया बल तल भी उस व्यक्ति के पैरों के ऊपर क्या करेगी, लगाएगी। तो अपोजिट दिशा में लग रही है, विपरीत दिशा में लग रही है, ठीक। तो इस कारण इस बल का जो मान होगा, जिसको हम प्रतिक्रिया बल कह रहे हैं, उसका मान क्या होगा, -r होगी। समझ में आ गया। तो व्यक्ति जब खड़ा हुआ है तो उस पर दो बल क्या करते, काम करते। एक तो गुरुत्वीय बल जिसको हम लिख रहे हैं Gm(m')/r का स्क्वायर, और दूसरा क्या है, प्रतिक्रिया बल जिसको हम कह रहे हैं -r के बराबर ले रहे हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति के ऊपर कितना नेट बल काम किया, तो दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। अतः व्यक्ति के ऊपर कार्य करने वाला कुल बल बराबर क्या हो जाएगी, Gm(m')/r का स्क्वायर, और ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा r बटे माइनस क्या हो जाएगी, r, ये लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। व्यक्ति के ऊपर कितना बल काम कर रही है, एक गुरुत्वीय बल और दूसरा क्या है, प्रतिक्रिया बल। दोनों को जोड़ दिया तो उस व्यक्ति के ऊपर टोटल कार्य करने वाले बल होगी। यह बल की दिशा क्या होगा, केंद्र की ओर होगी, मतलब यह बल क्या होगी, अभिकेंद्री बल होगा। समझ में आ गया। तो ये बल काम करेंगे जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, जो कि क्या होगा, अभिकेंद्री बल होगा, अभिकेंद्री बल होगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः Gm(m')/r का स्क्वायर माइनस r बराबर m'(v0) का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, अभिकेंद्री बल, ठीक है। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अभिकेंद्री बल क्या कर रही है, केंद्र की ओर लग रही है, इस कारण यही बल क्या है, अभिकेंद्री बल है, ठीक है। इसको आगे और सरल करें। इसको आगे सरल करने पे यहाँ पे लिख सकते हैं Gm/r स्क्वायर माइनस r/m' बराबर v0 स्क्वायर/r। यहाँ पर क्या किए हैं, m' से दोनों पक्षों में क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं m' से भाग देने पर, तो ये निकल गया, क्लियर हो गया। अब इसको हम समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देखिए v0 स्क्वायर/r का मान यहाँ पर दिया है Gm/r का स्क्वायर, यहाँ पर भी v0 स्क्वायर/r का मान दिया है Gm(r स्क्वायर माइनस r बटे m'। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस मान को रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हम लिखेंगे Gm/r का स्क्वायर माइनस r/m', ये बराबर हो जाएगा। इसके जगह हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में जो दिया हुआ है Gm/r का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको इधर पक्षांतर करके ले आते हैं या इसको इधर पक्षांतर करके ले जाएं, तो इस समीकरण को क्या लिखेंगे, Gm/r का स्क्वायर। इसको पक्षांतर करके ला रहे हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस
जी कैपिटल एम आर का स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये ऋण है, ध्यान हो जाएगा यहाँ पर आर बटे एम डैश, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पर आर बटे एम डैश बराबर क्या हुआ, शून्य हुआ। ठीक है, या इसको हम क्या लिखेंगे, या r बराबर 0, एम डैश यहाँ पे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, r का मान शून्य हो जाएगी। r का मान शून्य, और इसका मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि प्रतिक्रिया बल का मान क्या है, 0 है। ठीक है, और हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि यदि प्रतिक्रिया बल को किसी कारणवश यदि उसको हटा देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, तो व्यक्ति को उसका भार क्या महसूस होगी, भारहीनता की स्थिति में महसूस होगी। ठीक है, तो यही कारण है, चूंकि यदि उपग्रह के अंदर यदि कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो उस पर प्रतिक्रिया बल नहीं लगती है, अर्थात वहां पर प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है। इस कारण उस व्यक्ति को अपनी जो खुद का जो भार है वह क्या होती है, भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए उपग्रह में जैसे व्यक्ति बैठा हुआ, यदि हम उसको रस्सी से नहीं बांधे तो वह व्यक्ति क्या करेगी, उपग्रह के अंदर इधर उधर हिलते डोलते दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर उसका खुद का कुछ वजन ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, तो इसी कारण जो भी व्यक्ति वहां पे बैठा रहता है उपग्रह में, उसको एक बेल्ट के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक, ताकि वो इधर उधर हिलने डुलने से बचा जा सके। ठीक, अपना खाना कैसे खाते होंगे, तो यदि मान लीजिए उसको पानी पीना है तो पानी भी यदि वो पिएगा तो जो पानी जो निकलेगी ग्लास से, है ना, या बोतल से, तो वो बूंद बूंद करके क्या होगी, इधर उधर फैल जाएगा, मतलब वो बूंद बूंद करके क्या करेगी, टपकेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है। समझ में आ गया, तो पानी पीना भी संभव नहीं होती, तो इस कारण अपना भोजन खाने के लिए वह क्या करता है, पेस्ट के रूप में रखता है ना, ताकि वो पेस्ट के रूप में अपना भोजन प्राप्त कर सके। तो जितने दिन तक वह उपग्रह में बैठा रहेगा उतने दिन तक क्या करेगी, अपना भोजन पेस्ट के रूप में खाएगा वो, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना, पानी भी पिएगा तो पानी क्या होती है, बूंद बूंद के रूप में होता है ना। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की आकृति कैसे होती है, जैसे पानी एक गिलास में रखा हुआ है ना, उसको ऊपर की ओर उछालें तो पानी कैसे दिखाई देगा, छोटे छोटे गोलाकार ऐसा बूंदों में दिखाई देगी। तो वह कारण क्या है उसका, पृष्ठ तनाव के कारण वह जो पानी की जो बूंद होती है वो बूंदों के रूप में क्या होता है, दिखाई देती है। तो वैसे ही बूंदों के रूप में वहां पर वो क्या हो जाएगी, पानी जो है पीने योग्य नहीं होगा। समझ में आ गया, तो इसको हम कहते हैं भारहीनता की स्थिति। क्लियर हो गया, तो यही कारण है कि प्रतिक्रिया बल नहीं लगता है, जिसके कारण क्या होती है, व्यक्ति को अपना खुद का भार भारहीनता की स्थिति में महसूस होता है। इसको हम कहते हैं उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका भार भारहीनता की स्थिति में क्यों महसूस नहीं होती, या चंद्रमा पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका जो खुद का जो भार है वह भार जैसा स्थिति उसका है, मान लीजिए 50 किलोग्राम के व्यक्ति है तो वहां पर भी क्या करेगा, वह कुछ अपना वजन महसूस करेगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसा क्यों, यहाँ पर हमने क्या बोल रहे हैं कि उपग्रह में बैठे हुए व्यक्ति को उसकी जो वजन है वो क्या करेगी, भारहीनता होगी, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह क्या होती है, चंद्रमा होती है। समझ में आ गया, तो चंद्रमा पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका भार जो है भारहीनता की स्थिति में क्यों महसूस नहीं होती है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये क्या कारण है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हम दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का खुद का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, और वह जो द्रव्यमान होगी वह जो कृत्रिम उपग्रह है उस द्रव्यमान के अपेक्षा क्या होगी, चंद्रमा का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसके कारण चंद्रमा का खुद का क्या होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर लगेगी, मतलब खुद का क्या होगी, गुरुत्वीय बल होगी चंद्रमा का, जिसके कारण चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति यदि बैठा हुआ है या कोई भी अंतरिक्ष यदि वहां पर पहुंचा हुआ है तो उसका जो वजन है वह भारहीनता की स्थिति में नहीं महसूस होगा। समझ में आ गया, चंद्रमा के खुद का किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पर ये जो प्रश्न यहाँ पर किया गया उस प्रश्न का ये उत्तर है। कृत्रिम उपग्रह में बैठे हुए व्यक्ति को उसका भार भारहीनता की स्थिति में महसूस होगी, लेकिन वही यदि चंद्रमा पर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को उसका भार जो है, जितनी भार है वह भार उसको क्या होगा, महसूस होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि चंद्रमा का खुद का क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान होती है। ठीक है, जो वह कृत्रिम उपग्रह की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया, तो ये था उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति। ठीक है,
आगे हम देखते हैं केपलर की ग्रहों की गति संबंधी नियम। केपलर की ग्रहों की गति संबंधी नियम। तो केपलर एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ग्रह कैसे गति करते हैं इसके संबंध में अपना नियम दिया और इस नियम को उसी के नाम के आधार पर रखा गया। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, केपलर की ग्रह की गति संबंधी नियम के नाम से जानते हैं। तो केपलर के पहले लोगों की ये मानसिकता थी या धारणा ये था कि सूर्य स्थिर होती है, सूर्य क्या होती है, गतिशील होता है और जितने भी जो उपग्रह या ग्रह जो होती है वो क्या करता है, चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, लेकिन केपलर ने क्या किया, जितने भी खगोलीय गणनाएं होती है उस गणनाओं के आधार पर, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करती है, परिक्रमा करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और यदि ग्रह के चारों ओर कोई पिंड यदि परिक्रमा कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले लोगों की मानसिकता ये था कि सूर्य जो है चक्कर लगाती है और बाकी जो पिंड है वो क्या है, स्थिर है, ऐसा लोगों की मानसिकता थी। ठीक है, लेकिन उसको केपलर ने क्या किया कि अपनी खगोलीय गणनाओं के आधार पर केपलर ने देखा कि जो ग्रह होती है वो चारों ओर सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके क्या होती है, केंद्र में स्थित होता है। तो इस आधार पर उन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम कहते हैं केपलर की ग्रह की गति संबंधी नियम। तो उसमें 3 नियम का क्या क्या नाम दिया गया, तो पहला जो नाम था वह था कक्ष का नियम, जिसको हम कहते हैं कक्षीय नियम, या इसी को हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं पथ का नियम भी इसको कह सकते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा नियम उन्होंने देखा क्षेत्रफलीय नियम, क्षेत्रफलीय या इसको हम कहते हैं चाल का नियम भी कहते हैं। और तीसरा जो नियम होती है वो होता है परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। तो इस तरीके से 3 नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम कहते हैं केपलर की ग्रह की गति संबंधी नियम। अब यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है, इसको हम यहाँ पर परिभाषित करें कक्ष का नियम, या जिसको हम क्या कहते हैं, पथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करती है, परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है। ठीक है, जिसमें सूर्य जो होती है उस पथ के किस में होता है, नाभि में होता है या केंद्र में होता है। जैसे ये क्या है, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है, तो यहां पर क्या है, सूर्य है, इसको हम कहते हैं एस से प्रदर्शित करते हैं सूर्य। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ये सभी क्या है, उपग्रह, ग्रह इसको कहेंगे। ए बी सी डी ई एफ सभी क्या है, ग्रह है। और ये इसको हम क्या बता रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ बता रहे हैं, पथ, या इसको हम कह सकते हैं कक्ष, पथ या कक्ष। तो पहला नियम यहां से समझ में आ रही है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करती है, चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। ठीक है, और उस कक्ष के केंद्र पर या उसके नाभि पे सूर्य क्या होती है, स्थिर होती है। इसको हम कहते हैं कक्ष का नियम या पथ का नियम। ठीक है, दूसरे नियम क्या कहता है, क्षेत्रफलीय नियम या चाल का नियम। तो इस नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ग्रह जो है सूर्य के पास है तो उसका जो कक्षीय चाल है वह क्या होगा, अधिक होगा, और यदि ग्रह जो है सूर्य से दूर है तो उसका जो कक्षीय चाल है वह क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार मान लिया जाए यहां से ए से बी तक और ये और ये, ठीक।
तो क्षेत्रफली चाल का नियम कि जितने समय में ए बी तक पहुंचेगा उतने समय में सी डी पर पहुंचेगा और उतने समय में ई जो है कहां पर पहुंचेगा, एफ पर पहुंचेगा। अर्थात ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसका मतलब यह है कि समान समय अंतराल में यदि ए बी पर पहुंचती है तो सी डी पर पहुंचेगी और ई जो है एफ पर पहुंचेगी। अर्थात एस ए बी, एस सी डी और एस ई एफ सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गई? क्योंकि क्षेत्रफल यहां पर बराबर है, चाल यहां पर बराबर है, कक्षी चाल उसकी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ठीक है ना? तो जितने समय में ए से बी पर पहुंच रही है ग्रह जो है, सी जो है डी पर पहुंच रही है, उतने ही समय में ई जो है कहां पे पहुंच रही है, एफ। तो यहां पर ये भी जितना क्षेत्रफल निकला उतना क्षेत्रफल इसका भी होगा और उतना क्षेत्रफल एस ई एफ का ही होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफली या चाल का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? तीसरा यहां पर क्या है, परिक्रमण काल का नियम। तो परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा जो कर रही है, जो ग्रह जो है ना, उसके परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी औसत दूरी के घन के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि परिक्रमण काल टी हो, इसको हम तीसरा नियम में ले सकते हैं, यदि परिक्रमण काल टी हो, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, तीसरा नियम के अनुसार टी का वर्ग अनुक्रमानुपाती आर का घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब क्या समझ रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह या चक्कर लगाने वाले ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा उसकी औसत दूरी के घन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है जिसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। ठीक, इस नियम को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं टी का वर्ग बराबर, यहाँ पर यदि इस चिन्ह को हटाएंगे तो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात इसके जगह में क्या रखना पड़ेगा, एक नियतांक या कांस्टेंट रखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं के आर का घात 3, जहां पर के क्या है, एक नियतांक है। तो परिक्रमण काल का नियम के लिए क्या सूत्र निकल गया, टी का वर्ग बराबर के आर का घात 3, या इसको हम लिखेंगे टी वर्ग अनुक्रमानुपाती आर का घात 3। यह है परिक्रमण काल का नियम। तो इस तरीका से खगोलीय गणनाओं के आधार पर केपलर ने ग्रह की नियम दिया, जो 3 नियम का प्रतिपादन किया, और इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य स्थिर होता है और जितने भी आकाशीय पिंड है, चाहे ग्रह हो या और जो भी आकाशीय पिंड हो, वह इस किसके ओर, इस सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ये था केपलर की ग्रह की गति संबंधी नियम। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध करके देखेंगे कि टी का वर्ग बराबर आर का घात 3, इसको हम सिद्ध करते हैं। न्यूटन के तीसरा नियम, केपलर के तीसरा नियम को यहाँ पर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। केपलर के तृतीय नियम का निगमन। केपलर के तृतीय नियम का निगमन। तो इस नियम के अनुसार ये सूर्य जिसका केंद्र O और इसकी जो त्रिज्या हम लेंगे R लेंगे और इसका द्रव्यमान कितना लेंगे, कैपिटल M लेंगे। यहाँ पर ये कक्ष है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। इस पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। इस परिक्रमा करने वाले जो कक्ष है उसका चाल कितना है, v0 है। ठीक है, तो यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए क्या चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के द्वारा ये जो ग्रह है इस पर क्या लगेगी, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो न्यूटन के नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण जो बल प्राप्त होगी, न्यूटन के नियमानुसार
सूर्य के द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के द्वारा ग्रह पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F बराबर G कैपिटल M जो सूर्य का द्रव्यमान है और स्मॉल m ग्रह का द्रव्यमान है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Gm बटे r का स्क्वायर। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो उपग्रह है क्या करेगी, यह ग्रह जो है ये क्या करेगी, परिक्रमा करेगी सूर्य के चारों ओर। ठीक, तो अभिकेंद्री बल चाहिए इसको परिक्रमा करने के लिए, तो ये क्या करता है, अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अभिकेंद्री बल ये बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटे आर, जहां पर एम उपग्रह का द्रव्यमान है, वी उसकी कक्षीय चाल है, या इसको v0 भी लिख सकते हैं, और आर जो है उस पथ की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तभी वह उपग्रह क्या करेगी, परिक्रमा करेगी, या जो भी ग्रह है वो क्या करेगी, परिक्रमा करेगी। ठीक है, अतः एम v0 का स्क्वायर बटे आर बराबर इसको लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m बटे r का स्क्वायर। m से m दोनों तरफ बराबर है, इसको हटा देते हैं, या v0 स्क्वायर बटे r बराबर इसको हम लिखेंगे G कैपिटल M अपान r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम ये कह के चलते हैं कि यदि इस ग्रह का परिक्रमण काल कितना हो, t हो, यदि ग्रह का परिक्रमण काल t हो तो एक परिक्रमा करेगी। ठीक है, एक परिक्रमा करेगी मतलब एक वृत्त बन रहा है यहाँ पर, और वृत्त बन रहा है मतलब इस ग्रह के द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात क्या लिखेंगे इसको, t बराबर 2 पाई r बटे v0, जहां पर v0 क्या है, कक्षीय चाल है। तो सूत्र क्या निकल गया, परिक्रमण काल t बराबर उपग्रह के द्वारा तय की गई दूरी बटे कक्षीय चाल। यहां से यदि इसका हम मान निकालें तो v0 बराबर ये निकल जाएगा 2 पाई r बटे t। ठीक है, v0 बराबर 2 पाई r बटे t। दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे v0 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 4 पाई का वर्ग r का वर्ग बटे t का वर्ग। ठीक, समीकरण नंबर 2, इस मान को हम यहां पर रख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या रखेंगे, 4 पाई का वर्ग r का वर्ग, v0 का मान रख रहे हैं यहाँ पर, बटे t का वर्ग, और यहाँ पर क्या है, r है। तो इस r को इस r से हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, r बस प्राप्त होगी।
तो ये हो गया कितना, Gm/r। ठीक है, V0 का मान यहाँ पर रख दिया और ये निकल गया Gm/r। या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से तिर्यक गुना करें, 4 पाई का वर्ग r का घात r और r स्क्वायर r का घात 3 हो जाएगी, और इसको हम गुना कर सकते हैं t का वर्ग Gm, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। या इसको लिखेंगे t का वर्ग बराबर 4 पाई का वर्ग r का घात 3 और नीचे हो जाएगा Gm। या इसको लिख सकते हैं t का वर्ग, अब यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर की जगह हम क्या चिन्ह लिख रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 4 पाई स्क्वायर और Gm ये सभी क्या है, एक नियत, इसका मान क्या होता है, निश्चित रहता है, जिसको हम कहते हैं नियतांक। तो इतने की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बचा, r का घात 3। ठीक है, या इसको लिखेंगे t वर्ग बराबर k r का घात 3, जहां पर k का मान कितना आ रहा है, k बराबर 4 पाई का वर्ग बटे Gm, जो कि क्या है, नियतांक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो केपलर ने जो नियम दिया था, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण काल का नियम, जिसके अंतर्गत कि यदि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो उसके परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा वह सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी औसत दूरी की घन के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये नियम यहाँ पर क्या होती है, सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t का वर्ग अनुक्रमानुपाती r का घात 3, और यही क्या है, केपलर के ग्रह के तृतीय नियम का निगमन है। ठीक, तो इस तरीका से हम केपलर के तृतीय नियम का भी निगमन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो अध्ययन का जो मुख्य बिंदु था, उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति कैसे निर्मित होती है, इसके बारे में चर्चा किया, और केपलर ने ग्रह के गति संबंधी क्या क्या नियम दिया इसके बारे में चर्चा किया, और तृतीय नियम का निगमन कैसे होती है इसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।